और शुरुआत करेंगे इस वक्त अब तक क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है। मगरिबी बंगाल से अहम खबर, जहां 1 बजे तक 53.89% वोटिंग हुई है। आसाम में 48.15% तक वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में 1 बजे तक 44.27% तक वोटिंग देखी गई। तमिलनाडु में 34.82% हुई वोटिंग और इस तरह केरल में 1 बजे तक का आदादशुमार रहा 42.69%। तो ये तमाम तर हम आपको बता रहे हैं। मगरिबी बंगाल में 1 बजे तक 53.89% वोटिंग हुई। आसाम में 48.15%। पुडुचेरी में 1 बजे तक 44.27%। तमिलनाडु में 34.82% और केरल में 1 बजे तक 42.69% पोलिंग हुई है। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज का। शबाना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है, वोटिंग का जो फीसद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम तक इसमें मजीद उम्मीद जताई जा रही है कि ये अच्छा ही रहेगा। इस सब के बीच में क्या कहीं और से किसी तरह के तशद्दुद की, झड़प की या फिर ईवीएम में खराबी की खबर? देखिए है ना कि ईवीएम में खराबी की खबर तो सुबह से ही देखी जा रही थी और यही वजह है कि कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग जो है वो देर से शुरू हुई क्योंकि ईवीएम खराब था। अभी अभी हमारी बातचीत हुई है गयासुद्दीन मुल्ला से, जो साउथ 24 परगना के मोंगरा हाट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक मजबूत उम्मीदवार हैं क्योंकि ममता हुकूमत में पिछले 2 इक़्तिदार में 2 टर्म में वो अक़लियती और मदरसा तालीम के वज़ीर रहे थे और तीसरी बार उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। तो ये एक मजबूत हल्का माना जाता है गयासुद्दीन मुल्ला के लिए, जिनका सीधा मुकाबला आईएसएफ के साथ है, जो एक नई जमात है और लेफ्ट कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। तो हमारी बातचीत हो रही थी गयासुद्दीन मुल्ला से। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि कई पोलिंग बूथों पर जिन्होंने जायजा लिया है कि वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन खराब थी और उसके बाद उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि एक ईवीएम मशीन ऐसी भी देखी गई जहाँ दो नंबर बटन पर बटन दबाने से एक खास पार्टी को जो है वो वोट हो रहे थे। 9 वोट उस पार्टी को गए एक बार बटन दबाने के बाद। इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से की गई है और उस ब्लॉक के जो है वो इलेक्शन जो है वो रद्द किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को इस ताल्लुक से जो है वो खबरदार कर दिया है, वीडियोग्राफी की गई है और पूरी जो है रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ फैसला लेता है। तो ये एक बड़ा इल्जाम है जो खुद तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार की तौर पर की तरफ से सामने आया है। वहीं बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने भी इस तरह के कई इल्जाम लगाए हैं कि वोटरों को वोट डालने से मना किया जा रहा है, उन्हें खौफजदा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी इल्जाम लगा है बीजेपी की तरफ से कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान जो है वो अपने तौर पर जो है वो वोट डाल रहे हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। उन्हें इस तरह के जो है वो इल्जाम बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया है, लेकिन किसी बड़े तशद्दुद की जो है वो कोई खबर नहीं है। जिस तरह से आमतौर पर एक खौफ और हरास का माहौल देखा जाता है इलेक्शन के दिन, लोगों में खौफ देखा जाता है, उस तरह के जो है कोई वारदात जो है वो नहीं देखी गई है, कोई वाकया नहीं रोनमा हुआ है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो शिकायतें मिली हैं और जिस तरह से सुबह से इस तरह की शिकायतें की जी शबाना, तो बहुत ही अहम बात आपने बताई है। जिस तरह से कहा गया है कि ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी है और इसकी इत्तला जो है वो दे दी गई है, लेकिन इससे पहले अगर हम नजर डालें तो इसी तरह की शिकायतें खुद ममता बनर्जी की तरफ से भी की गई थी। कई मुकामात पर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा, साफ तौर पर ईसी को निशाना बनाया था, साथ ही साथ इंतजामिया को भी उन्होंने निशाना बनाया था। तो आज का जो ये पोलिंग का पूरा अमल है, कहीं ना कहीं इसमें भी हमें इंतजार करना होगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कुछ कहा जाता है इस बेहद अहम इल्जाम पर। बिल्कुल सही है ना कि देखिए ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम के लिए कई ऐसे इल्जामात लगाए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी वाज़ह जवाब सामने आया
दिल्ली में इस ताल्लुक से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की, और ममता बनर्जी के इल्जामात को लेकर जो है वो जवाब दी गई। अब जब ममता बनर्जी का जो गढ़ इलाका है, खासकर जो 24 परगना, हावड़ा और हुगली जो ममता बनर्जी का गढ़ समझा जाता है, यहाँ भी इसी तरह की अगर शिकायतें आ रही है तो ये एक बड़ा सवाल है जो इलेक्शन कमीशन की ओर जाता है, और इस ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन को जवाब जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और बेहद अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, रोपड़ जेल इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मुख्तार अंसारी को सीधे यूपी के बांदा जेल ले जाने का मंसूबा है। थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस का यह काफिला रवाना हो जाएगा। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, रोपड़ जेल इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। मुख्तार अंसारी को सीधे यूपी के बांदा जेल ले जाने का मंसूबा है। अब से कुछ ही देर में यूपी पुलिस का यह काफिला रवाना हो जाएगा। तो बेहद अहम खबर, लगातार सुबह से इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 खबर देता रहा और अब कुछ देर की और बात है, पूरा रास्ता खुल चुका है। अब गेट से पुरुष एक एक करके, जितना हमें बताया जा रहा है कि गेट खोल दिया गया और एस्कॉर्ट की गाड़ी में अधिकारी बैठ चुके हैं। अब कितना समय लगता है, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, या जहां तक कि व्यू पहुंच सके, हम लोग को जाने की अनुमति नहीं है। देखिए पूरा रास्ता खुलवाया जा रहा है ताकि अब जो यहां तक की गाड़ी एक भी नहीं खड़ी करने दी जा रही है। सुरक्षा का घेरा, पंजाब पुलिस यहां से लेके जो मेन यहां का बॉर्डर वहां तक खोलने की पूरी बात करिए। आर्म से लैस अधिकारी यहां मौजूद है, सारी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। जी सीरत। तो नाज़रीन, हमारे तमाम तर नुमाइंदे लगातार मौजूद हैं और जिस तरह से हमारे साथी दिनेंद्र अभी बता रहे थे कि बहुत सख्त इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी का बंदोबस्त आप देखिए, पूरी तरह से चाको चौबंद सिक्योरिटी अमला वहां नजर आ रहा है। हमारे साथी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। सोचो सर, तब से खुद अभी तक क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे और अब यहाँ पर्सनली आके सर 10 सेकंड सिर्फ समय लूंगा आपका, इस तरफ वाला का स्टर्न करें सर। क्या इंडिकेशन आपसे निकलने वाला कुछ देर में? हाँ जी, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हो रही है, देखिए मूवमेंट हो रही है। एसएचओ यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं श्री कुलबीर ठाकुर सिंधु साहब ने साफ कह दिया। सर कितना सेकंड माने, कुछ सेकंडों की बात? इससे बात ज्यादा नहीं हम बता सकते। अच्छा, कह रहे कुछ सेकंड्स की बात है। आप खुद देखिए सामने, यानी वो खुद बैठते देखिए गाड़ियों का, वही कहा जीनत की जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन का भी काउंटडाउन, उसका भी काउंटडाउन हो चुका है। कुछ सेकंड्स की बात है, अब किसी क्षण में गाड़ी आ सकती है। और 27 महीने से इस जेल में बंद, इस जेल में कहा जाए, इस जेल में अपने आप को टेम्पररी एड्रेस बनाने वाला मुख्तार अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के साए में, सुरक्षा के साए में बांदा के लिए निकल पड़ा है। अब कैसे गेट से बाहर निकलता है, सबसे पहले न्यूज़ 18 वादा करता है, सबसे पहले विजुअल न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा ताकि आपको अब ये जो जितना हम लोगों ने कहा, हम अपनी विश्वसनीयता पे खरे उतरेंगे। तो नाज़रीन, बेहद अहम खबर, लगातार हमारे साथी इस अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रोपड़ जेल से आपको ये लाइव तमाम तर अपडेट हमारे साथी दे रहे हैं कि किस तरह से रोपड़ जेल इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है और अब सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच मुख्तार अंसारी को सीधे यूपी की बांदा जेल ले जाने का मंसूबा है। तो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, रोपड़ जेल इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। कागजी कार्रवाई हुई और अहम खबर के एम्बुलेंस में बिठाया गया है, कभी भी रवाना हो सकती है यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस के सुपुर्द किया गया है मुख्तार अंसारी को सीधे की जा रही है। भागते हुए ऑफिसर्स देखे जा रहे हैं। देखिए दूर से सबसे पहली गाड़ी जो पंजाब पुलिस की है उसकी एस्कॉर्ट करती चली आ रही है, यानी अब 5 सेकंड की भी देरी नहीं रही है, जहां तक कि देखा जा सकता है। देखिए कैसे एस्कॉर्ट की गाड़ी बढ़ती आ रही है, इसके पीछे पूरी फ्लीट लगी हुई है। अगर कैमरामैन से कहूंगा, अगर जूम करके दिखाया जा सके तो एम्बुलेंस की हुड यानी उसका ऊपर का सिरा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि वो व्यक्ति जो 27 महीने तक यहाँ ऐशो आराम के लिए इसे रेस्टोरेंट बना के रहता, उसकी गाड़ी की फ्लीट निकल चुकी है। कि पंजाब पुलिस की पहली गाड़ी निकली, जो ये उत्तर प्रदेश की गाड़ी निकली, उसके बाद ये एक और लखनऊ की गाड़ी है, ये फिर बांदा पुलिस की गाड़ी है और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बैठा है। देखा जा सकता है लेट के जा रहा है, पूरी गाड़ी को ढक के रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे जितनी हो सके स्कॉट के, देखिए किस तरह ये आराम
बनाया गया पूरा स्क्वाड पूरा लेके जा रहा है, पूरे रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है और हम आराम से आप देखिए कितना गाड़ियों का एक लंबा काफिला गाड़ियों का हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरी स्पीड के साथ गाड़ियां निकलती चली गई। इसमें पंजाब पुलिस की कोई भी गाड़ी नहीं है। राजी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी पूरी तरह से चाक-चौबंद वहां पर देखी जा रही है। रोपड़ जेल इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के सुपुर्द किया। एम्बुलेंस में जिस तरह से हमारे साथी लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है और पूरी तरह से बंद नजर आ रही थी एम्बुलेंस, यानी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। किसी भी तरह लगातार हमारी नज़र इस अहम मामले पर बनी हुई है। सीधे यूपी के बांदा जेल ले जाने का मंसूबा है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कागजी कार्रवाई हुई, उसके बाद फोटोग्राफी भी हुई मुख्तार अंसारी की और अब ये अहम खबर कि ये काफिला रवाना हो गया है। देखिए जीनत तो बराह रास्त हमारे साथी वहां से लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ियों का काफिला आखिरी में वज्र वाहन है, उसके आगे एम्बुलेंस है, उसके आगे 7 गाड़ियां हैं, टोटल 9 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो मुख्तार व्हील चेयर्स पे मीडिया को हंसता हुआ नजर आया, मुंह पहुंचता हुआ नजर आया, वो आज लेटता हुआ जा रहा है। ना तो रात का कोई इतना बड़ा समय है, ये घड़ी देख सकते हैं 2 बजे का समय, और 2 बजे के समय वो लेटते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे आराम के पैटर्न में बैठा है। हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस तक जाके आपको उसका फैक्ट दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना हैवी क्राउड हो चुका है यहाँ। तो पंजाब पुलिस ने पहले कहा था एस्कॉर्ट, अब कह रहा हूं एस्कॉर्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा पैसेज पार करते हुए जा रहे हैं और यही स्पीड से मुख्तार अंसारी को लेकर सबसे निकली उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे जो हाई प्रोफाइल का अगर कहा जाए इस मामले में कितना रहा। देखिए एम्बुलेंस के करीब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के पास हमारी टीम पहुंचने जा रही है। और देखिए क्षेत्राधिकारी गाड़ी सब गाड़ियों को रोक रहे हैं। 2-2 सीओस की गाड़ी चल रही है साहब, एक ब्लू रंग की एक व्हाइट रंग की, और इसके साथ इनकी फोटोग्राफी करने वाला कैमरामैन भी साथ चल रहा है। ये पुलिस का कैमरामैन है कि किसका करना, लेकिन किसी चैनल का नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम थोड़ा और आगे जाके चलने की कोशिश करेंगे। जीनत आप देखिए कि पुलिस ने पूरा रास्ता घेर कर रखा है। पहले दिन से न्यूज़ 18 बताता रहा कि ये मोहाली है, यहाँ से रूपनगर, मोहाली के बाद अंबाला के बाद सीधे गाजियाबाद, ये तीनों रूट बार बार जिक्र करता रहा और उस पर एक एक करके मोहर लग रही है, क्योंकि अब से 100 मीटर बाद रूपनगर के चौराहे से अगर राइट घूमती है तो ये मोहाली जाती है। इसके लिए 10 सेकंड का सिर्फ इंतजार करना होगा। देखिए इस वक्त हम लोग चौराहे पर पहुंच चुके हैं। देखिए हम चौराहे पर पहुंच चुके हैं और हमें लग रहा है कि ये मोहाली की तरफ जा रहे हैं और एम्बुलेंस दाहिने हाथ मुड़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 ने जो बताया, जिस रूट का जिक्र किया, उस रूट की पुष्टि हो चुकी है। ये रूपनगर के चौराहे को, चोपले को पार कर चुकी है। वज्रवाहन मेरे ठीक सामने से दाहिने हाथ निकल रहा है। इसका मतलब ये मोहालियों की जगह सारे अंकुशों पर कि सहारनपुर, इन सब पर विराम लग चुका है। अब देख लीजिए किस तरह टीम लगातार भागती चली आ रही है। वज्रवाहन गाड़ी आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। सीओस गाड़ी को फोड़ने का, यानी एम्बुलेंस को चारों तरफ घेराबंदी की गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन लगातार हम आपको बता रहे हैं और अब हम रुख करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों का।
गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट ने गुजरात हुकूमत को लॉकडाउन से मुताल्लिक गौर करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट के मुताबिक हुकूमत को रियासत में 3 से 4 दिन या वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने से मुताल्लिक गौर खौस करना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस दिन में हालात के मुताबिक जल्द अज जल्द फैसला लेने का हुक्म दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने हुकूमत से रियासत में सियासी रैलियों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है। हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं हमारे साथी मयूर। बेहद अहम है ये बात कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुद गुजरात हाईकोर्ट को इसका नोटिस लेना पड़ा है। क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, पिछले 15 दिन से अगर देखा जाए तो गुजरात में लगातार कोरोना के जो केस है वो बढ़ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण है तो गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट, ये 4 महानगर में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसे मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को सूचन किया है कि 2 या 3 दिन का लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन किया जा सकता है, ताकि जो कोरोना की जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो चेन है वो तोड़ी जाए। अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरा अवलोकन किया है, उन्होंने सूचन किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इसके ऊपर विचारणा करती है, किस तरह से जो हाईकोर्ट ने जो टकोर की है उसके बारे में सोचती है और किस तरह से ये हाईकोर्ट ने बोला है तो किस तरह से लॉकडाउन कर सकती है। और मयूर, इस सब के बीच में आपसे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भी खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, गुजरात में वैक्सीनेशन को लेके सरकार ने पूरी मूवमेंट चालू की है। मिशन के तौर पे वैक्सीनेशन अभी चल रहा है और पूरे देश में दूसरे नंबर पे गुजरात अभी है जो वैक्सीनेशन दे रहा है। अभी तक 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे दी गई है और हर रोज 4 से 5 लाख लोगों को अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वैक्सीन दी जा रही है। यानी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उसमें भी सरकार अब कड़े रोक हो सकती है, ऐसा लग रहा है। जी मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि जिस तरह से हमारे साथी मयूर बता रहे थे कि गुजरात में कोरोना का कहर लगातार जारी है और लोग टीकाकारी के लिए अस्पताल के बाहर बाकायदा लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद और सूरत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे गए हैं। अहमदाबाद की जायडस हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। एक कतार इसलिए लगी है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए जायडस केडिला की जो हॉस्पिटल की मेडिकल है वहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोग बाहर से भी, अहमदाबाद से बाहर से भी लोग है रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे मेडिकल स्टोर है वहाँ नहीं मिलती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और सबसे सस्ती जायडस का जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो मिल रहा है, इसलिए सबसे सुबह से लोग है अपने स्वजनों के लिए, जो कोरोना के पेशेंट है उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े रहते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये है कि सरकार ने बोला है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के पूरी सप्लाई हो रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। कैमरामैन खेंगर राठौड़ के साथ नीतू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अहमदाबाद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे हुकूमत के जरिए लगाए गए मिनी लॉकडाउन की हिमायत की है। ताहम उन्होंने लॉकडाउन की कुछ शराइत पर एतराज जताया है। राज ठाकरे ने छोटी सनतों के कामकाज को जारी रखे जाने का खैर मकदम किया, लेकिन ये सवाल भी उठा दिया कि अगर कोई खरीदार ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन जारी रखने का क्या फायदा होगा। राज ठाकरे ने 2 से 3 दिन बाजार खुले रखने की वज़ीर आला से अपील की। वहीं वाजे के केस में अपोजिशन के जरिए उठाए जा रहे सवालात की राज ठाकरे ने हिमायत की और इस मामले की साफ और शफाफ जांच का मुतालबा किया। और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना के लिए दीगर रियासतों से महाराष्ट्र वापस आने वाले मजदूरों को जिम्मेदार करार दे दिया। राज ठाकरे के मुताबिक उन्होंने हुकूमत से वापस आने वाले मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का मशवरा दिया था, लेकिन हुकूमत ने उनके मशवरे को अहमियत नहीं दी।
और चलिए इस वक्त की अहम खबर केरल से दे दें। केरल में क्या कुछ पोलिंग फीसद रहा है। दोपहर 2 बजे का ये पोलिंग फीसद आपको दे रहे हैं। वायनाड में 46.20%, पलक्कल में 51%, मल्लापुरम में 43.20%, कुट्टम में 45.57%, साथ ही साथ कोल्लम में 47.25%, कासरगोडा में 46.55% और कन्नूर में 51.83% पोलिंग का जो परसेंटेज है वो देखा जा रहा है, फीसद देखा जा रहा है। वायनाड में 46.20%, पलक्कल में 51%, मल्लापुरम में 43.20%, कोट्टम में 45.57%, कोल्लम में 47.25%, कासरगोडा में 46.55% पोलिंग और कन्नूर में 51.83%, एरना में तकरीबन 49% पोलिंग देखी गई। तो केरल से अहम खबर जो पोलिंग हो रही है, तो अभी तक का जो फीसद है वो आपको दे रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों का। दोपहर 2 बजे तक के ये आदाद शुमार है। वायनाड बेहद अहम, लगातार सुर्खियों में रहा है। यहां पर 46.20%, 2 बजे तक पोलिंग दर्ज की गई। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। एंबा अवार्ड्स में मिला दिल